नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एप्ट्रिक्स ई क्लासेस पर। तो फिलहाल एक बार आप सभी का फिर से प्यार पाने और ढेर सारा लाइक पाने के लिए मैं करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं। तारीख है 23 सितंबर और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है आज, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि एक भी न्यूज आपका जो है वो कैरियर संवार सकती है। एक भी छोटी सी मेरे मुंह से निकली हुई बात, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना मत भूलिएगा और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिलहाल एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किसे आईजी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बड़ा ही अटपटा सा नाम है, आईजी नोबेल। व्हाट इज आईजी नोबेल? नोबेल तो सुना था, ये आईजी नोबेल क्या होता है और हाल ही में किसको सम्मानित किया गया? तो फिलहाल ये आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। लोग सोच रहे होंगे कि सर आईजी नोबेल क्या है? आईजी नोबेल इज नथिंग, इट्स एंटोनिम्स ऑफ नोबेल। नोबेल का एंटोनिम्स यानी कि विलोम, विपरीत होता है इग नोबेल। इग नोबेल से ही अब ये बोलने में अच्छा नहीं लगता ना कि उन्हें इग नोबेल प्राइज दिया गया। इग नोबेल यानी कि जो नोबेल ना हो, तो इसको अलग कर दिया गया, आईजी नोबेल पुरस्कार बोल दिया गया। बेसिकली ये पुरस्कार 10 असामान्य ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है या ऐसी घटनाओं को दिया जाता है जिनका शायद समाज में कोई उपयोग नहीं है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि आप इसे नोबेल के व्यंग के तौर पर ले सकते हैं। फिलहाल अगर बात की जाए तो ये अक्सर ऐसी चीजों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए दिया जाता है जो सुनने में पहली बार में ऐसा लगता है कि यार ये क्या बकवास हो गया या क्या मतलब फालतू की बात हो गई, लेकिन जब आप उसमें डीप में जाते हो तो आपको नजर आता है कि नहीं यार, ये बात में कुछ दम तो थी। तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीता है ये इग नोबेल पुरस्कार, आईजी नोबेल पुरस्कार। और ये अकेले प्रधानमंत्री नहीं है, इसके साथ साथ कई सारे देश के राष्ट्राध्यक्षों को ये नोबेल पुरस्कार से इस बार नवाजा गया है। बिकॉज अगर हम बात करें तो कोविड-19 के दौरान जैसा लॉकडाउन भारत में लगा वैसे लॉकडाउन सभी जगह लगा। तो एक तरह से ये पुरस्कार ये बता रहा है कि ये जो घटनाएं हुई कि बीमारी के दौरान नेताओं ने आगे आकर पूरी जनता की जान बचाई या नेताओं ने आगे आकर लोगों की जान बचाई, तो डॉक्टर कहीं पीछे रह गए। तो इसको ये समझाने वाला एक पुरस्कार है। इसको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। जैसे आपका नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, साहित्य, शांति, चिकित्सा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और आपका अर्थशास्त्र। तो यहां पर इसको भी 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और अलग अलग क्षेत्र में कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाता है। फिलहाल ये पुरस्कार कौन देता है? ये एक हास्य विज्ञान पत्रिका है, उसका नाम है एनल्स ऑफ इंप्रूवल रिसर्च। एक्चुअल में क्या होता है कि ऐसी रिसर्च को दिया जाता है जिनका शायद समाज में उतना ज्यादा उपयोग नहीं है, लेकिन फिर भी वो अच्छे रिसर्च होते हैं। मतलब कि आप जैसे एक रिसर्च है कि एलिफेंट का सरफेस एरिया नाप लिया था एक बंदे ने। अब एलिफेंट का सरफेस एरिया नाप लिया तो उससे क्या फायदा हो गया? उससे समाज को क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन उसने नाप तो लिया ना। तो एनिमल का सरफेस एरिया नापना अपने आप में बड़ा काम तो हुआ। तो इस तरह की चीजों के ऊपर यह पुरस्कार दिया जाता है। आइए इस पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं और आपको डिटेल में लेकर चलते हैं। जैसे कि आप इसका पहली बात तो लोगो आप देखो। लोगो क्या मतलब, इसका सिंबल देखो। सिंबल में ऐसा लग रहा है जैसे नोबेल पुरस्कार के ऊपर जो आदमी बैठा होता है वो गिर पड़ा है। आईजी नोबेल प्राइज इज ऑनर रिसर्च दैट फर्स्ट पीपल मेक पीपल लव एंड देन मेक देम थिंक। उनको सोचने पर मजबूर करते हैं। और इसको जो पुरस्कार है ये हर साल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सैंडर्स थिएटर में सैकड़ों लोगों के सामने दिया जाता है। ये सिर्फ हंसी मजाक से जुड़ा हुआ है, उसको कोई गंभीरता से भी नहीं लेता है। पीएम मोदी को यह पुरस्कार इसलिए दिया गया है क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने दुनिया को सीख दी कि वैज्ञानिकों के अलावा भी राजनेता भी लोगों के जीवन को बचा सकते हैं। और ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिनको यह पुरस्कार दिया गया। इससे पहले 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया गया था, क्योंकि उन्होंने परमाणु परीक्षण किया और उसके तुरंत बाद उन्होंने दुनिया को शांति का संदेश दिया था। तो कहीं ना कहीं विपरीत अर्थक था कि यार ये अभी आदमी परमाणु बम फोड़ के आया है और उसके बाद अभी ये दुनिया को शांति का संदेश दे रहा है। तो इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी को भी 1998 का दिया गया था। एक बढ़िया चीज यहां पर है, आपको जरूर पता होनी चाहिए आईजी नोबेल के बारे में, कि जो ये शुरुआत की गई थी 1991 में की गई थी, बट इसमें 2000 में एंड्रे जिम जो है ये रशियन साइंटिस्ट हैं, कनाडाई साइंटिस्ट हैं, मतलब रशिया के रहने वाले हैं। कनाडा में जाके चले गए और फिर वहां पे शोध वगैरह करने लगे। तो इन्होंने एक मेढक को मैग्नेट से उड़ा दिया था हवा में। अब मेढक को मैग्नेट से उड़ाने से दुनिया को कोई फायदा नहीं होने वाला कि मैग्नेट से आपने मेढक को उड़ा दिया, बट मेढक मैग्नेट से उड़ रहा है, मतलब उसको लेविएट कर दिया था उन्होंने क्या कर दिया कि ये हवा में उतरा रहा था मेढक। तो उस खोज के लिए इनको 2000 में इग नोबेल पुरस्कार दिया गया था। लेकिन जिसके अंदर दिमाग होता है वो कुछ ना कुछ साबित करता है। 2010 में इन्होंने ग्राफीन की खोज के लिए, ग्राफीन के ऊपर शोध कार्य करने के लिए इन्हें 2010 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था फिजिक्स का भी। तो आदमी के टैलेंट से ये जुड़ा हुआ नहीं है, ये
सिर्फ और सिर्फ उनके सोच से जुड़ा हुआ है। कुछ भारतीय ऐसे हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी को 1998 में ये पुरस्कार दिया गया था, क्योंकि उन्होंने बहुत दमदार तरीके से कहा था यार दुनिया में शांति होनी चाहिए, और जस्ट अभी परमाणु बम फोड़ के आए थे। इसके अलावा चित्तरंजन अनराडे और BS श्रीहरि, इनको क्या था, ये जो थे इन्होंने ये चीज पाई थी कि जो एडोलसेंट होते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी जो नाक होती है वो थोड़ी सी उठी हुई होती है और फिर वो धीरे धीरे बाद में डाउन हो जाती है। तो इससे ये अजीबोगरीब रिसर्च थी, बट मिला इनको ये। अब KP श्री कुमार और G निर्मलन, इन्होंने क्या किया था, एलिफेंट का सरफेस एरिया नाप लिया था, तो 2002 में भी इन्हें ये पुरस्कार मिला था। बहुत लंबी लिस्ट है जिनको ये पुरस्कार मिले। लाल बिहारी जो है, इन्होंने बताया था कि इन्होंने मृत आदमियों के साथ एसोसिएशन स्थापित कर लिया था, उसके साथ कुछ ना कुछ संचार इन्होंने विकसित कर लिया था। इसके लिए इन्हें 2003 में ये IG नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इग नोबेल पुरस्कार इट्स नॉट ए नोबेल, ये पार्ट है नोबेल का। और अब अगर अभी आपको याद होगा कि शांति के नोबेल के लिए इस बार डोनाल्ड ट्रंप का नाम प्रस्तावित है। अब सोचो कि यार, मतलब मुझे तो लगता है उसको इग नोबेल कहना चाहिए, ये तो फिर भी ठीक थे। हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अगली न्यूज में चले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में एक वेबिनार आयोजित किया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत में 130 करोड़ की आबादी लगभग हो गई होगी, मतलब मैंने गिनी नहीं है, लेकिन 120 करोड़ तो थी ही, अब 130 करोड़ हो गई होगी। तो इस दशा में 130 करोड़ लोगों के बीच में चुनाव कराना अपने आप में बड़ी बात होती है। तो पिछली बार जो चेयर में रहा, मतलब कि पूरे विश्व के जो भी इलेक्टोरल मैनेजमेंट बोर्ड है, यानी कि चुनाव प्रबंधन इकाइयां हैं जो चुनाव अलग अलग देशों में करवाते हैं, उन सभी का एक संघ बना दिया गया, ताकि उनको भी आप एक दूसरे से आइडिया शेयर कर सके, एक दूसरे को बता सके भाई कि तुम कैसे चुनाव कराओ, हमने तो ऐसा करा लिया। तो इस वजह से अभी हाल ही में एक वेबिनार आयोजित किया गया, क्योंकि कोविड-19 के दौरान कोई बैठक तो हो नहीं पा रही है, तो सब जो कुछ हो रहा है वो वर्चुअली आयोजित हो रहा है। अब इस वर्चुअली आयोजित में इसका वेबिनार आयोजित किया, तो किसने किया है, भारत द्वारा विश्व चुनाव निकायों संघ के अध्यक्षता का 1 वर्ष पूरा हो रहा है। अब भारत ने क्यों किया, भारत इस टाइम चेयर पे है भाई, भारत अध्यक्ष है वर्तमान समय में। सुनील अरोड़ा जी हैं, ये आपके 115 इलेक्शन मैनेजमेंट बोर्ड्स के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं, और इसकी स्थापना 2013 में कराई गई थी, और यह विश्व स्तर पर चुनाव प्रबंधन निकायों का सबसे बड़ा संघ है। इसका सचिवालय यानी मुख्यालय इंचियोन दक्षिण कोरिया में है। वर्तमान समय में महासचिव है जोंगू चो नाम ठीक है। अच्छा, 2019 में भारत ने बेंगलोर में आयोजित AWEB चौथी आम सभा के दौरान 2 साल के कार्यकाल के लिए, यानी 2019 से 21 तक के लिए अध्यक्ष पद का पद संभाला था। तो वर्तमान समय में विश्व का जो चुनाव प्रबंधन निकायों का एक संघ है, उसका हेड कौन है, वो भारत है। और अभी हाल ही में इन्होंने वेबिनार के जरिए आपस में बैठक की है। अगली जानकारी के लिए आपको ले चलता हूं राज्यसभा। राज्यसभा में हो गया था बवाल। रविवार को वेंकैया नायडू जी अनुपस्थित थे, जिसकी वजह से जो नए अभी हाल ही में उपसभापति बनाए गए हैं हरिवंश नारायण सिंह, बेचारे पत्रकारिता के क्षेत्र से आते हैं, और राज्यसभा के सदन की जब सभापति करनी पड़ रही तो उनके लिए एक बहुत ही तगड़ा दिन रहा। बिकॉज कई सारे सदस्य उनके सामने गए, उन्होंने राज्यसभा की रोल बुक फाड़ दी, कोई चिल्लाने लगा, कोई नारे लगाने लगा। तो आखिर हुआ क्या, हुआ ये कि कृषक बिल पेश किए हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, जिसका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सभी जगह किसान विरोध कर रहे हैं। कई बड़ी पार्टियां तृणमूल कांग्रेस से लेकर कांग्रेस तक, यानी कि कम से कम 12 विपक्षी दल ऐसे हैं जो इस विधेयक का विरोध कर रहे थे। लेकिन इस विधेयक को बड़ी जल्दी में राज्यसभा में पारित करा दिया गया। और राज्यसभा में पारित कराते टाइम 2 चीजें हुई। पहली बात तो जब किसी विधेयक को राज्यसभा में या लोकसभा में पारित कराया जाता है, तो उस पर ध्वनि मत के जरिए या वोटिंग के जरिए उस पर निर्णय होता है कि कितने लोग चाहते हैं ये विधेयक पास हो जाए, कितने लोग चाहते हैं नहीं पास हो, और इस हिसाब से सभापति निर्णय लेता है। हुआ क्या कि सभी सदस्य जो थे, जो विपक्षी दल थे, वो कह रहे थे इस विधेयक को पहले आप सिलेक्शन कमेटी पे भेजो। पहला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, पहले आप सिलेक्शन कमेटी पे भेजो। दूसरा, सिलेक्शन कमेटी जब आ जाएगी उसके बाद इस पर आप मत कराइए, वोटिंग कराइए, आप ध्वनि मत से इसको पारित मत करिए। अब ये हो ही रहा था, लेकिन हरिवंश नारायण सिंह ने कहा तुम लोग चुप पे बैठो, शांत रहो, ध्वनि मत से पारित होगा, तो ध्वनि मत से पारित करा दिया। दूसरे उसके चक्कर में बड़ा लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था। उसके बाद उनको बोला गया कि अलोकतांत्रिक तरीके से कर दिया, अपने पक्ष का सहयोग ले लिया, ये सब लड़ाई वहां पर शुरू हो गई। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट ये आया कि सर ऐसा करते हैं, आज बहुत टाइम हो गया रविवार, अब इस विधेयक को कल डिस्कस करिए। तो उन्होंने इसके लिए भी मनाही कर दी, नहीं आज ही विधेयक को पारित करेंगे। तो पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे कि जो उपसभापति थे वो उस विधेयक को पूरी तरीके से, उन 2 विधेयकों को पूरी तरीके से पारित कराने में लगे हुए थे, जिसकी वजह से उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अविश्वास प्रस्ताव अगर उपसभापति के खिलाफ लाया जाता है और सदन के ज्यादातर सदस्य उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं और जो आपका राज्यसभा सभापति है उसको मान लेता है, तो यह मान के चलिए कि फिर उनका उपसभापति पद से हटना तय हो जाता है। लेकिन हुआ क्या कि उन पर कृषि बिलों को जल्दी से पारित करने के लिए संसदीय प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया,
राज्यसभा के सभापति ने अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को अस्वीकार कर दिया है, यानी अब उनके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुसार अगर किसी उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रहता है तो ऐसा कोई भी प्रस्ताव अगर सदन में चल रहा होता है तो उस समय तक वो सभापति उस सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते, मतलब सभापतित्व तो नहीं कर सकते। ऐसे में ये होता कि अगर मान लीजिए ये राज्यसभा के सभापति जो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं या हैं भी, आपके वेंकैया नायडू जी, ये अविश्वास प्रस्ताव अगर मान लेते तो फिर वो किसी भी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते थे। उपसभापति को हटाने के लिए पारित अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के खिलाफ लोकसभा में पारित अविश्वास प्रस्ताव से एकदम अलग होता है। वो वाला अलग होता है, ये वाला एकदम अलग होता है। तो फिलहाल राज्यसभा के उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में से चुना जाता है और वह सभापति की अनुपस्थिति में सदन में अध्यक्षता करता है, और इसका नाम आपको संविधान के आर्टिकल नंबर 89 में देखने को मिल जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 90 के अनुसार उपसभापति को राज्यसभा के अधिकांश सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, और लेकिन इसके लिए 14 दिन पहले एक अग्रिम सूचना देनी होती है। फिलहाल 8 सांसदों को निलंबित किया गया है, जिसमें नंबर 1 पर है डेरेक ओ ब्रायन। इन्होंने क्या किया था, राज्यसभा की एक रूल बुक होती है उसको पूरा फाड़ दिया था। उसके अलावा संजय सिंह, राजू सातव, के रागेश, रिपुन बोरा, डोला सिंह, सैयद नासिर, ये सब हमें याद करने की जरूरत नहीं है, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि किसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था। तो संविधान के अनुच्छेद 89 में इसका प्रावधान है कि राज्यसभा में एक उपसभापति होगा, इसको डेप्यूटी चेयरमैन बोला जाता है। जबकि अनुच्छेद यानी आर्टिकल नंबर 91 ये कहता है कि राज्यसभा उपसभापति की गैर मौजूदगी में उनके जिम्मेदारी के निर्वाह कर सकते हैं। 91 का 2 पार्ट ये कहता है कि सदन की कार्रवाई के दौरान अगर सभापति गैर मौजूद हो तो उपसभापति सदन के कामकाज से जुड़े नियमों का फैसला भी पूरी तरीके से कर सकते हैं। जबकि अनुच्छेद 92 ये कहता है कि अगर सभापति या उपसभापति को पद से हटाने वाला कोई भी प्रस्ताव अगर विचाराधीन है तो जब तक वो प्रस्ताव रहेगा तब तक वो वहां पर सभापतित्व तो नहीं कर पाएंगे, यानी अध्यक्षता नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं थोड़ा सा क्यों ये सांसद कह रहे थे कि आप ये ध्वनि मत से पारित मत करो, इसको आप वोटिंग कराओ। देखिए 4 तरीके होते हैं, बेसिकली 4 तरीके होते हैं वोटिंग कराने के, और ये आपका जो राज्यसभा का रूल बुक है वो 252 से लेकर 254 तक है। इसे डिवीजन कहा जाता है। डिवीजन का मतलब होता है मतों का विभाजन। पहला है ध्वनिमत, दूसरा है काउंटिंग, तीसरा है ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर, और चौथा है लॉबी में जाकर मतलब खड़े हो जाना। ध्वनिमत सबसे आसान तरीका है, सभी वोटिंग के लिए परिपेक्ष माने जाते हैं। ध्वनिमत हो गया या काउंटिंग हो गया, इसमें किस राज्यसभा सदस्य ने किसको वोट दिया है इसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता। जबकि 254 के अंतर्गत तीसरा और चौथा वाला वोटिंग वाला था, उसमें यह देखा जाता है कि किस सांसद ने या किस सदस्य ने आपके किसको वोट किया, ये पूरा एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। तो पहले वाले 2 अनरिकॉर्डेड रहते हैं, लास्ट वाले 2 रिकॉर्डेड होते हैं। ध्वनिमत क्या होता है, बड़ी आसानी से बस ऐसे मेज बजाकर पास कर दिया गया तो राज्यसभा को सभापति को अंदाजा हो जाता है कि हाँ ज्यादा लोग इधर पक्ष में। जब इसमें कुछ कंफ्यूजन होता है तो उसके बाद वोटिंग करा ली जाती है, उसमें क्या पर्चियां वगैरह दे दी जाती हैं, उसके हिसाब से हो जाती है वोटिंग। तीसरा होता है रिकॉर्डर के जरिए, इसमें एक बटन ऑटोमेटिक वाला होता है, उस पर क्लिक करके लोग पता कर सकते हैं। और चौथा क्या होता है, जब ये सब सुविधाएं ना उपलब्ध हो और फिर भी दिक्कत हो रही हो तो सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और लॉबी में जितने लोग होते हैं उनको उस हिसाब से आगे पीछे भेजा जा सकता है। अब होता क्या है कि मान लीजिए ये विधेयक जो पास हुए, क्या वाकई में इसके खिलाफ विपक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है? तो 2 अनुच्छेद है जो सुप्रीम कोर्ट को संसद की कार्यवाही में और संसद को सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही में जाने से रोकते हैं। जैसे अनुच्छेद 121 यानी आर्टिकल नंबर 121 ये कहता है कि संसद में महाभियोग का प्रस्ताव को छोड़कर किसी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के कामकाज पे कोई चर्चा नहीं की जा सकती। सुप्रीम पावर देता है ये सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को। दूसरा, अनुच्छेद 122 में यह प्रावधान है कि संसद के कामकाज की वैलिडिटी को लेकर अगर कोई अनियमितता नहीं है, मतलब कि अगर कोई अलोकतांत्रिक निर्णय नहीं लिया गया है या असंवैधानिक निर्णय नहीं लिया गया है तो उसको भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब इस तरीके से अगर मान लीजिए लोग यहां पर कोर्ट में जाते हैं तो उन्हें यह बताना पड़ेगा कि जो उपसभापति ने किया वो पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक था, उसके बारे में सबूत देने पड़ेंगे। तो हाल फिलहाल ये पूरा का पूरा घटनाक्रम रहा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि ये पूरा का पूरा कई सारी चीजों को निकाल के लेके आया। उम्मीद करता हूं कि आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब यहां पर मिले होंगे कि वाकई राज्यसभा में हुआ क्या, मामला क्या था, क्या हुआ हरिवंश नारायण सिंह का। तो हरिवंश नारायण सिंह अभी भी उपसभापति हैं, बिकॉज राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू जी ने इसको स्वीकार नहीं किया। अगली जानकारी पर चलते हैं, आपको ले चलते हैं इटालियन ओपन की ओर। तो सिमोना हालेप, रोमानिया की सिमोना हालेप ने चोटों के कारण कैरोलिना प्लिस्कोवा के हट जाने के कारण इटालियन ओपन टेनिस में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। वहीं सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने अर्जेंटीना के डिगो स्वाजमैन को हराकर पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। अगर आपको याद हो तो अभी कुछ समय पहले ही यूएस ओपन संपन्न हुए हैं। यूएस ओपन जीता है इस बार डोमिनिक थिएम ने। डोमिनिक थिएम किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रिया के। और 22 साल की नाओमी ओसाका जो दूसरी बार इन्होंने यूएस ओपन जीता है।
ये जरूर याद रखिएगा, यूएस ओपन, बिकॉज आपका वो हो नहीं पाया था, ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, फिर उसके बाद आपका फ्रेंच ओपन और विंबलडन नहीं हो पाया था, तो यूएस ओपन हुआ कोविड-19 की वजह से। अगली जानकारी, ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने ले रखा है, ये है अंगरीता शेरपा। अंगरीता शेरपा 10 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ाई करने वाले शेरपा थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। सबसे बड़ी बात यह कि बगैर ऑक्सीजन सिलेंडर के, यानी बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ये एवरेस्ट पे फतह कर लेते थे, जिसकी वजह से इन्हें 1987 में गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया था। तो 10 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले पहले व्यक्ति, अभी तक कोई भी 10 बार माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ा है। अंगरीता शेरपा का लंबी बीमारी के कारण 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। पहले व्यक्ति ये थे, माफी चाहूंगा, पहले व्यक्ति ये थे, अभी एक और कामी रीता करके थे, वो शायद चढ़ चुके हैं। तो अंगरीता शेरपा जो है ये लंबी बीमारी के 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया और इतनी तेजी से ये चढ़ते थे कि इन्हें हिम तेंदुआ कहा जाता था, यानी स्नो लेपर्ड के नाम से ये मशहूर थे। 1983 से लेकर 1996 तक ये बोतल बंद ऑक्सीजन के बिना, यानी किसी भी ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना ये उस ऊंचाई पर चले जाते थे। आपको पता होगा कि माउंट एवरेस्ट जो है वो 8,848 मीटर लंबा है, लेकिन अभी हाल ही में नेपाल और चाइना ने मिलकर कहा है कि ये तुम लोगों ने नापा है। किन्होंने नापा है? भारतीयों ने नापा है। अब हम इसको नापेंगे और देखेंगे वाकई में 8,848 मीटर लंबा है या नहीं। अरे नेपाल की बुद्धि सटक गई है भाई। सबसे ज्यादा रिवेन्यू अगर कोई चीज नेपाल को देती है तो वो है माउंट एवरेस्ट। क्या कहा? आप कह रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट भारत में? जी नहीं, बहुत सारे लोगों को मेरी तरीके, मुझे भी बचपन में भ्रम था कि इतना माउंट एवरेस्ट चिल्लाते हैं कि हमें लगता है कि ये भारत में। जी नहीं, ये भारत में नहीं है, ये नेपाल में है और नेपाल में इसका नाम कुछ अलग है। इसका नाम है सागर माता। बहुत ज्यादा रिवेन्यू वहां से आता है। और सबसे पहले 29 मई 1953 में ये है एडमंड हिलेरी, सर एडमंड हिलेरी, और उनके साथ है तेंजिंग नोर्गे। तेंजिंग नोर्गे से याद आया, अभी हाल ही में तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार दिए गए थे। तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार साहसिक कार्यों को, यानी कि जो ब्रेवरी के लिए काम करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है हर साल मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर। मेजर ध्यानचंद जी की जयंती को हम लोग क्या मनाते हैं? 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। उस दिन खेल पुरस्कार भी दिए जाते हैं और तेंजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार भी दिया जाता है। एक नाम याद रखिएगा तेंजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार के लिए, अनीता कुंडू। अनीता कुंडू एक पर्वतारोही है जिनको इस बार का तेंजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार दिया गया। कई कैटेगरी में दिया जाता है, लेकिन ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पहला भारतीय जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, तो वैसे तो वो ओवरऑल 16वें नंबर पे हैं, बट उनका नाम है अवतार सिंह चीमा। 1933 से लेकर 1989 और ये उनका जीवन काल था। ये जो थे ये 16वें व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, लेकिन ये पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। आई थिंक और कुछ नहीं रहा बताने के लिए, चलो आगे चलते हैं। अगली जानकारी, हाँ, नेपाल की बात करें तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और ये स्लाइड बेहद इंपॉर्टेंट है, खासकर जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज एसएससी किसी भी एग्जाम की, आप सीएचएसएल की कर रहे हो, आप एमटीएस की कर रहे हो, वो पड़ोसी देशों के बारे में बहुत कुछ पूछने लगे। तो जितना आप पड़ोसी देशों के बारे में जान सकते हैं उतना जानिए। और एक क्वेश्चन तो इसी स्लाइड से था पिछले साल कि दसायन जो है ये किस पड़ोसी देश का प्रमुख त्योहार है? नेपाल का था। मैंने एक दिन पहले पढ़ाया था, अगले दिन ही आया था। यह देखो, सच्ची मेहनत जो होती है, व्यूज मत देखो, लाइक मत देखो, वो सब छोड़ो, लेकिन सच्ची जो मेहनत होती है ना, वो एकदम देसी घी होती है और निकल के सामने आती है। मैं जो पढ़ा रहा हूं वो एकदम फुल प्रूफ पढ़ा रहा हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भले ही लोग मुझे कम देख रहे हैं, भले ही उनको लगता हो कि नहीं कोई कहानी सुनाता है 1-1 घंटे तक तो वो ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा है, आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, आपको न्यूज ज्यादा कवर होनी चाहिए और ये आपको डिसाइड करना है कि आप क्या पढ़ रहे हो। आप मुझसे ज्यादा समझदार हो, मुझे कुछ बताने की जरूरत है नहीं। वैसे इंडिपेंडेंट डे हर साल 21 दिसंबर को मनाते हैं। नेशनल एनिमल काऊ है, काऊ गाय को ये नेशनल एनिमल मानते हैं। हिमालयन मोनल ये जो है ये एक तरह का मैना आप समझ लो, ये नेशनल बर्ड है। नेशनल फ्लावर रोडेंड्रन बोला जाता है। रोडेंड्रन को बोला जाता है बुरांस या बुरोंस। बहुत अजीब तरह का ये फूल होता है, खुशबू नहीं होती, गुलाबी कलर का आपको ये दिखेगा और ये पहाड़ी इलाकों में ज्यादा पाया जाता है, तो इसको वहां पर राष्ट्रीय फूल और राष्ट्रीय पेड़ भी माना गया। फेमस फेस्टिवल की बात करें तो दसायन, जी हाँ आप दशहरा कह सकते हो उसे, तिहार, बुद्ध जयंती, गाई जात्रा, जनाई पूर्णिमा, तीज, ये वहां के फेमस फेस्टिवल है। प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली, खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। ये बहुत बेवकूफ आदमी लगता है यार, मेरे को बोलना नहीं चाहिए बट लगता है मेरे को। प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी, आपको क्या लगता है कमेंट में लिखकर बताना। और नेशनल असेंबली जो है वो पार्लियामेंट को बोला जाता है। नंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो वर्तमान समय में 275 है। लैंग्वेज यहाँ पर नेपाली फेमस है, हिंदी भी बोली जाती है। मैं 1-2 बार गया हूँ नेपाल, अच्छा जगह है। और नंबर ऑफ प्रोविंस जो है 7 है। करेंसी नेपाली रुपया है। हाँ, नेशनल गेम का जरूर याद रखिएगा, डांडी बियो, जिसे हम लोग गिल्ली डंडा भी कहते हैं। ये यहाँ का पहले कभी राष्ट्रीय खेल हुआ करता था, लेकिन 2017 से इसका राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल हो गया। तो अगर डांडी बियो ऑप्शन में उपलब्ध है तो आप डांडी बियो लगा देना।
नहीं तो डांडी बियो वॉलीबॉल एक साथ नहीं देगा। तो नेपाल का जो मेन राष्ट्रीय खेल है वो डांडी बियो है, था गिल्ली डंडा, लेकिन अब वॉलीबॉल हो गया, ध्यान रखिएगा। अगली जानकारी पर ले चलते हैं आपको तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने 3401 मोबाइल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट शुरू किए हैं, बिकॉज तमिलनाडु का बहुत सारा इलाका ऐसा है जो पहाड़ी इलाका है और वहां से गांव के दूर दराज लोगों को राशन की दुकानों तक राशन लेने आना पड़ता है। तो इन्होंने क्या किया, एक ऐसा कर दिया कि अम्मा मोबाइल राशन शॉप से नाम से ये दुकानें दुर्गम और पहाड़ी इलाकों में शुरू कर दी। 3401 दुकानें खोली गई हैं, जिसकी वजह से ये वहां पे जो दुर्गम इलाके हैं वो लोग अपना राशन वगैरह प्राप्त कर पाएंगे। तो राशन से भरी इन दुकानों को केवल लाभार्थी परिवार ही राशन ले सकता है। हालांकि पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में लाभार्थियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, इसलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दुकानों से राशन लेने के लिए उन्हें दूर जाना पड़ता है। इन इलाकों में पहले से ही मोबाइल राशन की दुकानें काम कर रही हैं, इसमें अभी तक 3401 दुकानें शामिल हो गई। तो अम्मा मोबाइल राशन शॉप किससे संबंधित है, तमिलनाडु से। ठीक है, चलिए। मुख्यमंत्री ने तिरुचिरापल्ली के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चावल वितरण की भी शुरुआत की है। तमिलनाडु के बारे में अगर बात करूं तो तमिलनाडु की एक न्यूज आपको जरूर याद रखनी चाहिए कि जो इसरो है वो अभी हाल ही में अपना दूसरा सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र जो है वो तमिलनाडु के टुटुकोडी में खोलने वाला है, डेवलप कर रहा है। अगली जानकारी है सीमांचल दास। सीमांचल दास को आईएमएफ बुला लिया गया है। आईएमएफ का मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मुख्यालय है वाशिंगटन, वर्तमान समय में इसकी हेड है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, बिलोंग करती हैं बुल्गारिया से। अभी आपको याद होगा तो कुछ समय पहले उन्होंने अपने सलाहकार पद में हमारे पूर्व आरबीआई गवर्नर, 23वें आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जी को शामिल किया था और अब उन्होंने सलाहकार के तौर पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के सलाहकार के तौर पर सीमांचल दास को शामिल किया है। तो हाल ही में 1988 बैच के उड़िया भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी सीमांचल दास को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार नियुक्त किया गया। ध्यान रखिए, कार्यकारी निदेशक नहीं नियुक्त किया। दास आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के तौर पर 3 साल तक काम करेंगे। सीमांचल दास फिलहाल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के प्रमुख निदेशक हैं, यानी कि आपके प्रवर्तन निदेशालय के ये निदेशक हैं। 1988 बैच के आईआरएस आईटी अधिकारी सीमांचल दास 2014 से 2017 तक पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निजी सचिव के तौर पे भी काम कर चुके हैं। तो सीमांचल दास जा रहे हैं आईएमएफ। अगली जानकारी है, भारत जो है वो मालदीव के साथ लगातार सहयोग बढ़ाता चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में एक दिन पहले ही उन्होंने 250 करोड़ रुपए जारी किए थे और अब उन्होंने मालदीव के साथ जो है सीधी एक कार्गो सर्विस शुरू कर दी है, यानी कि मालदीव के साथ जाने के लिए कुछ भी वीजा लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी परेशानी, बट डायरेक्ट सीधे आप डायरेक्ट मालदीव जा सकते हैं। तो भारत और मालदीव के बीच 21 सितंबर को सीधी कार्गो फेरी सर्विस शुरू हो गई, सेवा शुरू हो गई है और इससे दोनों के बीच में व्यापार वृद्धि होगी, परिवार में समय वगैरह बचेगा। जून 2019 में पीएम मोदी ने पहली बार मालदीव की अपनी यात्रा के दौरान नौका सेवा की घोषणा की थी और इसके जरिए जो मालदीव को हम समर्थन दे रहे हैं, इसके जरिए हम हिंद महासागर में अपनी स्थिति जो है वो मजबूत करते चले आए। तो शिपिंग मंत्री मनसुख मंडाविया ने अपने मालदीवियन समकक्ष के साथ संयुक्त रूप से नौका को हरी झंडी दिखाई। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जहाज नौका सेवा का संचालन करेगा। इसकी क्षमता 380 TEU यानी कि 20 फुट समतुल्य इकाई होगी। फेरी सेवा भारत के तूतीकोरिन कहां है, किस बंदरगाह पर है? तूतीकोरिन बंदरगाह और कोचीन बंदरगाहों को मालदीव के कुल्दू फुसी और नर बंदरगाहों से जोड़ेगी। तो चीन, यूएई, सिंगापुर के बाद भारत मालदीव का चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और मालदीव एक ऐसा देश है जो पूरी तरीके से आयात पर ही निर्भर है, बिकॉज समुद्री देश है, क्लाइमेट जो है वो थोड़ा सा मानसूनी रहता है वहां पर, तो बहुत ज्यादा जो उपज वगैरह वो भी नहीं हो पाती। मालदीव की राजधानी माले है और करेंसी रुपया चलता है और इब्राहिम मोहम्मद सालेह वर्तमान समय में राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगली जानकारी है, अभी हाल ही में कई बिल पास हुए हैं, धड़ाधड़ बिल पास हुए हैं और आई थिंक मैं थोड़ा सा न्यूज अभी पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, तो मुझे ऐसा लगता है कि राज्यसभा ने रिकॉर्ड बना दिया है 2-3 दिन के अंदर, इस मानसून सत्र के अंदर इस मानसून सत्र के अंदर आपका नंबर ऑफ जो बिल्स हैं उनको बहुत ज्यादा, बिजली का बिल याद आ रहा था, नंबर ऑफ बिल जो है उनको पास करने का एक रिकॉर्ड बनाया है। इसके बारे में लोग कल चर्चा कर लेंगे। तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बिल एंड नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बिल अभी लोकसभा में पास हो गया। इसका मतलब यह है कि फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो कि गुजरात के गांधीनगर में है उसको अब राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्राप्त हो जाएगा और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी को भी राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। यह बिल राज्यसभा में 19 सितंबर को ही पारित हो चुका था और अब इसे लोकसभा में भी पारित कर दिया गया है। तो लोकसभा ने 2020 को विश्वविद्यालय विधेयक को पारित कर दिया है। इससे गुजरात स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में पुलिस के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और अनुसंधान के साथ बेहतर वातावरण शोध के अवसर को उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो जाएगी और अब आप इसे इंडियन इंस्टीट्यूट बोल पाएंगे।
और दूसरा क्या है, गुजरात फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी गांधीनगर और लोक नारायण जयप्रकाश नारायण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंसेज नई दिल्ली को राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के रूप में, यानी कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के रूप में अपग्रेड करने राष्ट्रीय महत्व का दर्जा उन्हें प्राप्त हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो यूनिवर्सिटीज क्रिएट की जाती हैं इनको संसद में बिल पास कराकर ही क्रिएट किया जाता है। ऐसा नहीं कि मन आया किसी भी कॉलेज को यूनिवर्सिटी बना दिया, किसी को भी राष्ट्रीय महत्व का दर्जा बना दिया। तो याद रखना है, गुजरात का एक राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बन जाएगा और गुजरात में ही फॉरेंसिक साइंस जो है यूनिवर्सिटी है, और एक आपकी लोक नायक जयप्रकाश नारायण नेशनल इंस्टीट्यूट है नई दिल्ली में, उन दोनों को ही अब राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। अगली जानकारी पे चलते हैं। एयरबस एक विमानन कंपनी है। इसने अभी हाल ही में बोला कि ये 2035 तक अपने लिए एक ऐसा प्रोग्राम बना रहा है कि 2035 तक ये जीरो इमिशन वाले, यानी कि जीरो कार्बन उत्सर्जन वाले प्लेन ले आएगा जो कि हाइड्रोजन से चलेंगे। इन्होंने कहा कि इनके पास 3 तरीके के विमान के कंसेप्ट हैं। एक टर्बोफैन डिजाइन है और इसमें 120 से लेकर 200 यात्री बिठा सकते हैं, और एक ब्लेंडेड विंग डिजाइन है, इसमें 200 यात्री बिठाए जा सकते हैं, और एक टर्बो प्रॉप डिजाइन है। ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इनके पास 3 कॉन्सेप्ट है। बस ये आपको याद रखना है कि इनका कोड नाम क्या रखा गया, जीरो ई प्लेन का मतलब ये होगा ये स्वच्छ ईंधन से चलेंगे, और स्वच्छ ईंधन से चलने का मतलब ये हो गया कि ये हाइड्रोजन से चलने वाले प्लेन होंगे। कौन बना रहा है? एयरबस। अगर आपको याद हो तो भारत के पास भी एंटोन्यू 32 एक विमान है जो बायोफ्यूल से अभी चलाया गया था। किससे चलाया गया था? बायोफ्यूल से चलाया गया था। तो एयरबस कंपनी जो है उसने अभी हाल ही में बोला है कि 2035 तक वो पूरी तरीके से हाइड्रोजन से चलने वाले विमान को ले आएगा। हाल ही में 19 सितंबर को हमने मनाया रेड पांडा डे। हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को, नॉट 19 सितंबर एवरी ईयर, तीसरे शनिवार को लाल पांडाओं के संरक्षण के मुद्दे के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने और समर्थन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 में 19 सितंबर को मनाया गया। इस दिन की शुरुआत 2010 में रेड पांडा नेटवर्क द्वारा की गई थी और 10 सितंबर 2010 को पहला अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस मनाया गया था। रेड पांडा दिवस कब मनाया जाता है? 19 सितंबर को। अब बारी है न्यूज फटाफट की। कृषि भवन, ये दिल्ली वाला कृषि भवन नहीं है, दिल्ली में भी एक कृषि वन है, ये उड़ीसा वाला कृषि भवन है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। इसको अभी हाल ही में आर्किटेक्चर और डिजाइन के व्यापक स्पेक्ट्रम उत्कृष्ट कार्य के लिए आर्किटेक्चर डिजाइनर और ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड डिजाइन अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया है। इसने 50 से अधिक श्रेणियों के पुरस्कार होते हैं। हाल ही में भुवनेश्वर स्थित कृषि भवन को पीपल्स चॉइस के रूप में चुना गया है। तो उड़ीसा स्थित कृषि भवन को चुना गया है ग्रेट आर्किटेक्चर ग्लोबल आर्किटेक्चर डिजाइन अवार्ड्स के लिए। अगली जानकारी है, ये ताजमहल है। ताजमहल का, ताजमहल नहीं है, ताज होटल है, सॉरी, ताज होटल है। हाँ, यहीं पर हमला हुआ था, मुंबई वाला। तो इसका आर्किटेक्चर आप देखो कितना बढ़िया महल जैसा लगता है। इसको डिजाइन किया था एलिजाबेथ केरकर ने, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने कई सारे डिजाइन बनाए हैं भारत में। तो फिलहाल उनको उनके बेहतरीन काम के लिए जाना जाता था। और 1989 से 1998 तक ताजमहल होटल के महाप्रबंधक अजीत केरकर की पत्नी एलिजाबेथ होटल की सजावट प्रभारी भी थी। तो एक प्रतिष्ठित इंटीरियर डिजाइनर जिन्होंने एलिजाबेथ केरकर, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, वो किससे संबंधित थी? वो ताज होटल के इंटीरियर डिजाइनिंग से संबंधित थी। अगली जानकारी है, ये तो आप तस्वीर देखकर पहचान रहे होंगे इनको फिल्मों में आपने देखा होगा। इनका नाम था आशा लता। इनका भी हाल ही में महाराष्ट्र में कोविड-19 के संक्रमण के दौरान निधन हो गया। इन्होंने कई फिल्मों में काम किया है। आपने पराये, जंजीर, नमक हलाल, शराबी, शौकीन, मराठी में महारची साड़ी, वाड़ची माया, उम्बती जैसी फिल्मों में काम किया था। तो अभी हाल ही में वेटरन यानी अनुभवी एक्ट्रेस अभिनेत्री आशा लता का निधन हो गया। वो किससे संबंधित थी? वो बॉलीवुड और मराठी दोनों फिल्मों से संबंधित थी। अगली जानकारी है, अनिल धस्माना। अनिल धस्माना का नाम अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी ना, एयर स्ट्राइक हुई थी, इसमें अनिल धस्माना का बहुत बड़ा रोल था। इनको अभी हाल ही में एनटीआरओ का हेड बनाया गया है। एनटीआरओ यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रा के अंतर्गत ये काम करती है और ये पूर्व रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख हैं अनिल धस्माना, यानी कि रॉ के प्रमुख रहे। इनको एनटीआरओ का हेड बनाया गया। और अपनी तरह का देखा जाए तो ये एशिया का अकेला संस्थान है जिसके पास क्रिप्टोग्राफी की तकनीक उपलब्ध है, यानी कि किसी भी चीज को डिकोड कर सकते हैं, किसी भी जो कोडेड डेटा है उसको डिकोड कर सकते हैं। तो धस्माना खुफिया विभाग के पूर्व अधिकारी सतीश झा की स्थान लेने वाले हैं। धस्माना 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और एक पाकिस्तानी विशेषज्ञ भी हैं, यानी पाकिस्तान से जुड़े मामलों में इनसे ही सलाह ली जाती है। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह भारत की तकनीकी खुफिया एजेंसी है जो प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन है। इसे 2004 में स्थापित किया गया था। इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिप्टोलॉजी
एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी शामिल है, जो एशिया में अपनी तरह का पहला है। अभी तक इसके एससी झा थे, अब बन जाएंगे आपके अनिल धस्माना, और ये रॉ के अंतर्गत आती है बस, और कोई जानकारी वहां पे उपलब्ध नहीं। अनिल धस्माना जी है जो है वो एनटीआरओ के हेड बना दिए गए हैं। अगली जानकारी, कल मैंने आपको एमी अवार्ड के बारे में बताया था, यहाँ पे एमी होना चाहिए था। 2020 में 24 ईयर की यानी 24 साल की, मात्र 24 साल की उम्र में जेंडिया ने जो है वो एमी अवार्ड जीता है, और इस तरीके से उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। वैसे हिस्ट्री तो सिट्स क्रीक ने भी की है, क्योंकि उसने 7 श्रेणियों में 9 आपके एमी अवार्ड जीते थे। अगली जानकारी है, सरकार ने रबी की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में बढ़ोतरी कर दी है, जिसकी वजह से 14 फसलों की जो कीमतें हैं उनकी बढ़ाई गई है, और गेहूं के समर्थन मूल्य में 50 रुपए की वृद्धि कर दी गई है, जिसकी वजह से अब गेहूं 1975 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बाजार में बिक सकता है। बाकी का आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि गेहूं का समर्थन मूल्य क्या होता है, चावल का, ज्वार, बाजरा, जो प्रमुख फसलें हैं उनका याद करने की जरूरत होती है। अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू सीजन, सर्दी में जो फसलें बोई जाती हैं वो रबी की फसल होती है, जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। और वर्षा में जो फसल बोई जाती है वो खरीफ की फसल होती है, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तिल, मूंग और उड़द। और गर्मी में जो फसलें आपको प्राप्त होती हैं वो होती हैं खरबूजा, तरबूज और ककड़ी। इसे जायद की फसल बोला जाता है। इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज कहीं से भी ये क्वेश्चन बन सकता है, तो वो आप अपना एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में पढ़ो। अभी एक और न्यूज आ रही है कि जो भारत है वो देश भर में यानी विश्व भर में एक सींग वाले गैंडे के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो विश्व गैंडा दिवस जो है वो हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है, इस बार भी मनाया गया। तो फिलहाल इस बार जानकारी मिली कि भारत में जो एक सींग वाले गैंडे उनकी संख्या सबसे अधिक है, यानी कि एक सींग वाले गैंडे को पाने के लिए या एक सींग वाले गैंडे की संख्या के मामले में भारत सबसे नंबर 1 पर है। और एक सींग वाला गैंडा जो भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है वो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। अब बारी है आज के वन लाइनर की। आज के वन लाइनर की बात करें तो कृषि भवन, जिसने हाल ही में ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड डिजाइन अवार्ड जीता है, ये किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। हाल ही में किसे आईजी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो है नरेंद्र मोदी। आईजी नोबेल क्या, इग नोबेल। और एलिजाबेथ केकर का निधन हुआ, वो कौन थी? वो एक इंटीरियर डिजाइनर थी। और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के प्रमुख कौन नियुक्त किए गए? अनिल धस्माना। हाल ही में किस मराठी अभिनेत्री और बॉलीवुड अदाकारा का निधन हो गया? आशा लता। हाल ही में किस राज्य में 3401 सार्वजनिक वितरण आउटलेट की शुरुआत की गई है? तमिलनाडु। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? शिवांचल दास। और 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया? अंगरीता शेरपा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक सीधी कार्गो फेरी सर्विस शुरू हुई है? तो भारत और मालदीव। और किस सदन में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान लोकसभा में पारित हुए हैं ये विधेयक? सरकार ने किस फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया? तो रबी की 14 फसलों का न्यूनतम मूल्य बढ़ा दिए गए हैं। 2035 तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक हाइड्रोजन विमान कौन लॉन्च करने वाला है? एयरबस। एमी 2020 में नाटक श्रृंखला में किसने पुरस्कार जीता है? तो वो है जेंडिया। और अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस 2020 कब मनाया गया? 19 सितंबर को। हाल ही में कोविड-19 के दौरान चुनाव कराने में चुनौतियों पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किसने किया है? भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग के वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? सुनील अरोड़ा। अभी हाल ही में राजीव कुमार जी को अशोक लवासा की जगह चुनाव आयुक्त तो बनाया गया है। हाल ही में राज्यसभा में किसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है? तो वह है उपसभापति हरिवंश सिंह। इटालियन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो वह है सिमोना हालेप। अब बारी आज के क्विज की। हाल ही में किसने कोविड-19 के दौरान चुनाव कराने वाली चुनौतियों पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया है? तो वह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हाल ही में राज्यसभा में किसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? हरिवंश नारायण सिंह, लेकिन अब ये खत्म हो चुका है। इटालियन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सिमोना हालेप। जबकि पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। और 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया? उनका नाम था अंगरीता शेरपा। और हाल ही में किस राज्य में 3401 सार्वजनिक वितरण आउटलेट की शुरुआत की गई है? तो वो है आपका तमिलनाडु। हाल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? शिवांचल दास। और कृषि भवन, जिसने हाल ही में ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड डिजाइन अवार्ड जीता है, तो वो है उड़ीसा। हाल ही में किसे आईजी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी। बहुत सारे लोगों को किया गया, अकेले इनको नहीं किया गया, बस ये हाईलाइट है इसलिए। एलिजाबेथ केकर का निधन हुआ, वो कौन थी? प्रसिद्ध इंटीरियर डिजाइनर थी जिनके पास ताज होटल का इंटीरियर डिजाइनिंग का काफी समय का अनुभव रहा। और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो वो है अनिल धस्माना। और हाल ही में किस मराठी अभिनेत्री और बॉलीवुड अदाकारा का निधन हो गया? उनका नाम था आशा लता। और किस सदन के राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया गया? तो लोकसभा में ये विधेयक पारित किए गए हैं। और गुजरात और दिल्ली स्थित 2 संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। सरकार ने किस फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य अभी हाल ही में बढ़ा दिया? तो रबी की 14 फसलों के मूल्य बढ़ाए गए हैं। 2035 तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक हाइड्रोजन विमान कौन लॉन्च करने वाला है? तो वो है एयरबस। और एमी 2020 में नाटक श्रृंखला में किसने पुरस्कार जीता था? वो जेंडिया थी।
तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। सभी को बताना मत भूलिए, जो भी आपको लगता है वो मुझे भी बताना मत भूलिए, मतलब बताने का मतलब शेयर करना मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय। रात में 9 बजे रीजनिंग की क्लास आती है, अगला करंट अफेयर्स कल सुबह आपके सामने हाजिर होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।